नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम पर। हम लोग अपनी क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और मुख्य तौर पर जो हमारे प्यारे बच्चे हिंदी मीडियम यानी कि हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं उन सभी की मदद के लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म आप सभी के सामने तत्पर है। तो भाई कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम इस चैनल पर हम लोगों ने आप सभी के साथ बोर्ड बूस्टर सीरीज को शुरू किया है और इसके अंदर हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स को बहुत ही डिटेल्ड तरीके से आपको पढ़ाते आ रहे हैं। हमने सोशल साइंस के अगर संदर्भ में आप सभी से बात करें तो हमने हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, उसी के साथ पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान और इकोनॉमिक्स के भी कुछ चैप्टर्स को पढ़ा है। और हमने आप सभी बच्चों से सजेशन मांगा था कि आप कौन से चैप्टर को करवाना चाहते हैं। तो अधिकतर बच्चों ने कहा कि सर वो जो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जिसे आप कहते हैं, उसके अंदर हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये चैप्टर पेपर के संदर्भ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता रखता है, एक बार इसे पढ़ा दीजिए। तो कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों के साथ जिस चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, उसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और अर्थशास्त्र, है ना। आपकी जो अर्थशास्त्र की किताब है, इकोनॉमिक्स की जो आपकी किताब है, उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, इस चैप्टर को देखते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार और बहुत ही ज्ञानवर्धक हमारी ये क्लास होने वाली है। तो दोस्तों कुर्सी की बेड़ी बांध लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इन चीजों को पढ़ने वाले हैं और हमारी आज की इस क्लास में मुख्य तौर पर आपको बहुत सारी नई नई चीजें अपने देश के संदर्भ में जानने को मिलेंगी। तैयार हैं? अच्छा, अधिकतर बच्चों का ये कंफ्यूजन है कि सर हम तो यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के हैं या फिर हम सीबीएसई बोर्ड के हैं। मेरे राज दुलारे, मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप लोग किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और अगर आपके यहाँ पर हिंदी मीडियम का आप देखते हैं कि सिलेबस है, तो आप सभी के लिए हमारी ये क्लासेस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्लास को करते हैं शुरू, समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते। सबसे पहले अब यही डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि हमारी आज की इस क्लास में आप और मैं क्या पढ़ेंगे। तो मुख्य तौर पर हम लोग आप सभी के साथ अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक, है ना। सबसे पहले अपनी पिछली क्लास के अंदर हम लोग अर्थव्यवस्था क्या होती है इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक अगर हम लोग देखें तो मुख्य तौर पर हमारे देश में काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। तो हमने इन सभी आर्थिक क्रियाओं को क्या किया है, 3 कैटेगरी में बांट दिया है। तो मुख्य तौर पर ये 3 टॉपिक्स होंगे और इसी के साथ ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है इन 3 टॉपिक्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इन 3 टॉपिक्स को देखेंगे, संपूर्ण टॉपिक्स के सारे चैप्टर के जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग आप सभी के साथ इस चैप्टर से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, जी हाँ, ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोग हमारी इस आज की क्लास को कर लेते हैं तो इस चैप्टर से संबंधित, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से संबंधित कोई भी डाउट और कोई भी कंफ्यूजन आप सभी के समक्ष बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। पहले हर टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके बाद इस चैप्टर से संबंधित कैसे इस महत्वपूर्ण सवालों को आप पेपर में आते हुए देखते हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक एक कर देखेंगे। चलिए जी शुरुआत कर लेते हैं। तो आज की क्लास में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र ये होते क्या हैं ये देखेंगे और ये जो 3 क्षेत्र हैं या फिर ये जो हमारे 3 अलग अलग सेक्टर हैं, इनकी आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या निर्भरता है ये देखेंगे। और उसी के साथ साथ हमारे प्यारे भारत देश के अंदर आप देखें कि ये जो अलग अलग क्षेत्र है ना, हमारी कृषि का क्षेत्र हुआ, उसी के साथ हमारे उद्योग वाला क्षेत्र हुआ, फैक्ट्री वाला क्षेत्र हुआ या फिर जो सेवा क्षेत्र हुआ, ये कैसे आगे बढ़ा है और इसने हमारे देश को कैसे मजबूत किया है, इसकी पूरी कहानी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आप सभी के साथ ये डिस्कस कर लेते हैं कि आप सभी के सामने यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक क्या हैं। पेपर में यही सीधा सवाल आप देखते हैं कि पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक बताइए। अब अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों को समझने से पहले सबसे पहले ये समझिए कि हमारे देश के अंदर कितने तरीके के काम किए जाते हैं। एक एक कर अगर हम लोग इमेजिन करना सोचें, अगर हम लोग सोचना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं टीचर्स हैं, किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, अलग अलग तरीके के काम किए जाते हैं। आपको दिखता है कि लोग यूट्यूबर्स बने हुए हैं, आपको दिखता है कि पॉलिटिशियंस हैं, आपको दिखता है कि लोग मैकेनिक हैं, अलग अलग तरीके के काम करते हैं और लोग उससे अपने जीवन को चलाते हैं। अब इतने सारे काम हैं तो इन सभी कामों को, इतने सारे कामों को हमने क्या किया, 3 कैटेगरीज के अंदर बांट दिया है ना। किसी भी देश के अंदर अगर आप देखें, चाहे भारत में या फिर भारत के बाहर आप किसी भी देश को देखें, तो वहां पर मुख्य तौर पर हमने देश के अंदर मौजूद या फिर दुनिया के अंदर मौजूद जितने भी काम हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया है और इन्हें ही क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें ही 3 क्षेत्र कहा जाता है। इन्हें क्षेत्र भी कहते हैं या फिर इन्हें एक और नाम से पुकारा जाता है, इन्हें सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे 3 सेक्टर हैं दोस्तों, एक एक कर हम लोग आपके साथ इनका डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें, है ना,
सबसे पहला कहलाता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। क्या कहलाता है दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं? जैसे इंग्लिश में हम लोग कह रहे हैं मुख्य तौर पर प्राइमरी सेक्टर। दूसरा हमारा कौन सा क्षेत्र होता है दोस्तों? दूसरा हमारा जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। क्या होता है दोस्तों? द्वितीयक क्षेत्र। ये क्या होता है इसको डिटेल में हम आपको बताएंगे, अभी तो सिर्फ हम आपको इनकी थोड़ी सी रूपरेखा बता रहे हैं। और तीसरा हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? तीसरा हमारा कहलाता है तृतीयक क्षेत्र। क्या कहलाता है? तीसरा हमारा कहलाता है तृतीयक क्षेत्र, और इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो हमारे देश में इतने सारे अलग अलग काम हो रहे हैं भाई। अब इन सभी को इतने सारे कामों को हमने 3 कैटेगरीज के अंदर बांट दिया। सबसे पहली कैटेगरी कहलाई प्राथमिक क्षेत्र, दूसरी कैटेगरी कहलाई द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरी कैटेगरी कहलाई तृतीयक क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र। अब अगर आप ध्यान से देखें, देश के अंदर जो भी हमारे कृषि से संबंधित काम होते हैं, खेती से संबंधित काम होते हैं, जैसे आप खेती कर रहे हैं, जानवरों को पाल रहे हैं, मछली कर रहे हैं, या फिर आप पेड़ों को पालकर उनसे फलों को प्राप्त कर रहे हैं, तो इन सभी कामों को हम लोग क्या कहते हैं? इन सभी कामों को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। जो कृषि संबंधी सारे काम है ना, वो सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और उस फैक्ट्री के अंदर आप किसी नई चीज को निर्मित कर रहे हैं, जैसे आप देखें हमारे पास बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री है, हमारे पास कार बनाने की फैक्ट्री है, हमारे पास कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, हमारे पास कुर्सी बनाने की फैक्ट्री है, तो जो लोग फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, जो लोग कारखानों के अंदर काम करते हैं, जो लोग उद्योगों के अंदर काम करते हैं, उनको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र में कहते हैं। तो अगर कोई उद्योग में काम कर रहा है तो उनको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा टर्शरी सेक्टर या फिर तृतीयक क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र। इसका मतलब होता है कि आप किसी की सेवा कर रहे हैं और सेवा करने के बाद कोई आपको पेमेंट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप बीमार हुए और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाने के बाद आपने कहा कि डॉक्टर साहब हमारा इलाज कीजिए। डॉक्टर ने आपका इलाज किया, और इलाज करने का मतलब हुआ कि उसने आपकी सेवा की, उसने आपकी मदद की। उसके बाद आप उनको उनकी फी देते हैं। आप किसी टीचर के यहाँ पढ़ते हैं, उस टीचर जो होते हैं वो आपको पढ़ने में मदद करते हैं, वो आपकी एक तरीके से सेवा करते हैं, और उसके बाद आप उनको पैसे देते हैं। आप ऑनलाइन किसी से खाना मंगाते हैं, वो खाना देने वाला आपके घर पर आता है, वो एक प्रकार से आपकी सेवा करता है, और उसके बाद आप उन्हें पैसा देते हैं। तो वो सभी काम जिसमें कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है और मदद करने के बदले, सेवा करने के बदले उसको पैसा दिया जाता है, उसको हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, है ना। तो टीचिंग हुई, इंजीनियरिंग हुई, डॉक्टर हुए, और कोई भी जो आपका ऑनलाइन सामान होता है वो हमारा तृतीयक क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लोग देखें देश के अंदर हमारे पास इतने सारे, आप देखते हैं कि अलग अलग काम है, इतने सारे आर्थिक क्रियाएं हैं, हमने इनको 3 कैटेगरीज के अंदर बांट दिया है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके पिताजी या फिर माताजी कौन सी क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके पिताजी या फिर माताजी कौन से क्षेत्र के अंदर आते हैं। क्या वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं, क्या वो द्वितीयक क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, या फिर वो तृतीयक क्षेत्र के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर हम लोग 3 तरीके से देखते हैं कि हमने अपने देश के अंदर सभी कामों को बांट दिया है। अब एक एक कर हम लोग इन सभी क्षेत्र की कहानी को डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं दोस्त प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। इसे क्या कहा जा रहा है? इसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और इस सेक्टर में, या फिर अगर मैं आपसे कहूं तो इस क्षेत्र के अंदर अगर हम लोग मुख्य तौर पर देखें, है ना, अगर हम इस क्षेत्र के अंदर मुख्य तौर पर देखें तो हम देखते हैं कि इसमें वो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। आर्थिक क्रियाओं का मतलब इसमें उस तरीके के काम किए जाते हैं जो मुख्य तौर पर प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े होते हैं, है ना। जब भी हम लोग प्राथमिक सेक्टर की बात कर रहे हैं या फिर प्राथमिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो भी कार्य किए जाते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? वो सीधे प्रकृति से संबंधित होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सीधे कृषि से संबंधित होते हैं, है ना। वो सभी काम जो खेती से संबंधित हैं, या फिर जहां पर जमीन का प्रयोग किया जा रहा है, या फिर हमारे जो आप देखते हैं कि हमारे जानवरों का प्रयोग किया जा रहा है, पेड़ पौधों का प्रयोग किया जा रहा है। पेड़ पौधे प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, जानवर ये भी प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, जमीन जिससे हम खेती कर रहे हैं ये भी प्रकृति से प्राप्त हुई है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर रखते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र हमारे वो सभी काम है जो मुख्य तौर पर आपको देखते हैं कि इसमें जो भी काम किए जाते हैं वो प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित होते हैं। मुख्य तौर पर कृषि संबंधी काम हुए, इन सभी कामों को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारा कहलाता है द्वितीयक क्षेत्र। भाई द्वितीयक क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? द्वितीयक क्षेत्र का मतलब हुआ, इसे हम लोग उद्योग भी कह सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप लोग क्या कह सकते हैं कि इसे कारखाना भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देश के अंदर आप देखें कि जितने भी हमारे कारखाने होते हैं, जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज होती हैं, जितने भी हमारे उद्योग धंधे होते हैं,
उनको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र के अंदर रखते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि भैया आपके पास कोई कच्चा माल हुआ, आपके पास कोई कच्चा माल हुआ, इस कच्चे माल को आप लोग क्या करते हैं, इस कच्चे माल को आप लोग मशीनों की मदद से एक नया रूप परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक नया रूप परिवर्तित कर देते हैं, एक नई वस्तु बना देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग उद्योग, कारखाना या फिर द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आप लोगों ने देखा कि आपके पास लोहा है, जमीन के गर्भ से हमें लोहा मिला, हमने लोहे को क्या किया दोस्तों, मशीन में डाला, और मशीन में डालने के बाद हमने क्या किया, मुख्य तौर पर इस लोहे से कार बना ली, गाड़ियां बना ली, है ना। और उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखें कि हमने क्या देखा दोस्तों, हमारे पास गन्ना है, इस गन्ने को हमने मशीन में डाला, और मशीन में डालने के बाद हमने इस गन्ने से क्या करा, चीनी बना ली, है ना, एक नया रूप परिवर्तित कर दिया। किया कि नहीं किया, जी हाँ, है ना। तो उद्योग धंधे से तात्पर्य हुआ या फिर आपके द्वितीयक क्षेत्र से तात्पर्य हुआ कि आपके आसपास मौजूद वो सभी चीजें जो आपको प्रकृति से प्राप्त हो जाती हैं, इसको आप मशीनों की मदद से क्या करते हैं, एक नए रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। तो जो भी आपके कारखाने हैं जहां पर नई नई चीजों को निर्मित किया जा रहा है, नए नए सामान को बनाया जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र के तौर पर पुकारते हैं। तीसरा हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, तीसरा हमारा कहलाता है तृतीयक क्षेत्र, या फिर इसका एक और नाम है जिसको हमने डिस्कस किया था, इसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, है ना। और याद रखिएगा यहाँ पर सेक्टर जो शब्द लिखा है, तो पेपर में सेक्टर भी लिख देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, चाहे सेक्टर कह लीजिए या फिर क्षेत्र कह लीजिए। तो देश के अंदर जो हमारी तीसरी प्रकार की आप देखते हैं कि हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं बड़े स्तर पर, इसे हम लोग कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। और इसके अंदर मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि किसी से कोई सेवा ली जाती है, और सेवा देने के बाद आप क्या करते हैं, सेवा लेने के बाद आप उसको मेवा देते हैं। मेवा का मतलब क्या है दोस्तों, मेवा का मतलब हुआ कि भैया आप उनको पैसा दे रहे हैं, कि आप किसी से कोई सेवा प्राप्त करते हैं और उसके बाद आप उनको पैसा दे रहे हैं। जैसे आपने किसी गाड़ी में ट्रैवल किया, आप बस में जाकर बैठ गए, बस में जाके बैठे आप, तो आपने उनकी बस की सेवा को प्राप्त किया, उन लोगों ने आपको सेवा दी, आपको एक जगह से दूसरी जगह पर छोड़ दिया, फिर आप उनको पैसा देते हैं। ऐसे ही आप देखते हैं कि आपने किसी बैंक वाले भैया से कोई मदद ली, आपने उनसे इंश्योरेंस के बारे में पूछा, अकाउंट खुलवाने के बारे में पूछा, सारी जानकारियां उन्होंने आपको दी, और उसके बाद फिर आप उनको फीस देते हैं। तो जो भी कोई काम जिसमें कोई व्यक्ति किसी से सेवा प्राप्त करता है और उसके बाद उनको पैसा देता है, तो इसको हम लोग सेवा क्षेत्र के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी टीचिंग हुई, डॉक्टर आप देखते हैं कि जो काम होता है, या फिर यातायात जो होता है, ये सभी हमारा तृतीयक क्षेत्र के अंदर आता है या फिर सेवा क्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा बिंदु है, इसको एक एक कर हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। लिखा है कि प्राथमिक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र की ओर, है ना। तो अगर हम मानव इतिहास को देखें, अगर आप लोग मानव इतिहास को देखते हैं, इंसान की शुरुआत को देखते हैं, तो शुरुआत से ही, है ना, आदिम काल से ही अगर हम लोग देखें तो मुख्य तौर पर प्राचीन सभ्यताओं में भी अगर आप लोग देखते हैं तो जो मनुष्य था वो मुख्य तौर पर क्या था, प्राइमरी सेक्टर या फिर प्राथमिक क्षेत्र के अंदर ही लगा हुआ था। भैया आज से अगर आप लोग 1000 साल पहले देखें, क्या हमें फैक्ट्रियां दिखती थी? नहीं। क्या हमें सेवा क्षेत्र दिखता था? नहीं। मुख्य तौर पर आप देखते थे कि जो अधिकतर जनसंख्या थी वो खेती किया करती थी। तो प्राचीन समय में या फिर प्राचीन सभ्यताओं के अंदर अगर हम लोग देखें तो हम ये पाते हैं कि अधिकतर जो लोग थे वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर लगे हुए थे या फिर प्राइमरी सेक्टर के अंदर लगे हुए थे, ठीक है। फिर ये प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र कैसे आया, उसकी कहानी को हम लोग देख रहे हैं। फिर धीरे धीरे समय बदलता चला गया, और समय जैसे जैसे बदलता चला गया और लोग जैसे जैसे बढ़ते चले गए, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती चली गई, तो फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर जरूरत हुई किस चीज की, फिर जरूरत हुई हमें और चीजों की, है ना। अब देखिए शुरुआत के समय में जब जनसंख्या कम थी तो मनुष्य क्या कर लिया करता था, बैलों के जरिए ही या फिर हल के जरिए ही खेती कर लिया करता था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो हमें जनसंख्या का पेट पालने के लिए जल्दी उत्पादन करने की जरूरत हुई। हमने मशीनों को बनाया और इन्हीं मशीनों के जरिए हमने क्या किया, फिर द्वितीयक क्षेत्र को खड़ा किया, है ना। आप देखते हैं कि जैसे जैसे समय की मांग बढ़ती चली गई और लोगों को और सामान की जरूरत हुई, इसी बात को ध्यान में रखकर फिर क्या किया, मशीनों को बनाया गया, मशीनें बननी शुरू हुई, और जैसे ही मशीनें बननी शुरू हुई तो फिर फैक्ट्रियां बन गई, कारखाने बन गए, और फिर लोग कारखानों के अंदर काम करते चले गए। आज के समय से अगर आप लोग 300 साढ़े 300 साल पीछे जाते हैं, है ना, तो ये जो द्वितीयक क्षेत्र आया, ये जो फैक्ट्रियां बननी शुरू हुई हैं, ये लगभग 350 साल पहले ही आप देखते हैं कि बननी शुरू हुई। और ये जो फैक्ट्रियां बनी, इनको हम लोग एक तौर पर देखते हैं जिसे कहा जाता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का मतलब कि बदलाव आ गया, दुनिया में बदलाव आ गया। आज से 350 साल पहले दुनिया में सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र ही था, लोग खेती ही किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे मशीनें बनने लगी, मशीनों का आविष्कार होने लगा, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मुख्य तौर पर यूरोप में
यूरोप के जो अलग अलग देश हैं, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, ब्रिटेन हुआ, इन देशों के अंदर फैक्ट्रियां खुलने लगी, कारखाने खुलने लगे और फिर इन्हीं कारखानों में मशीनें बनने लगी और इन्हीं मशीनों से दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और फिर आप देखते हैं कि हमारा ये जो सेकेंडरी क्षेत्र है या फिर हमारा जो द्वितीयक क्षेत्र है ये तेजी से बढ़ता चला गया। तो शुरुआत से मनुष्य प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ था। पिछले 350 साल के अंदर हमने मशीनों को निर्मित किया। जब मशीनें बन गई, मशीनों का निर्माण हो गया, तो मशीनों के बन जाने से हमने कारखानों को स्थापित किया और अब इन कारखानों के अंदर हमने सामान को बनाना शुरू किया। फिर द्वितीयक क्षेत्र से हम सेवा क्षेत्र की ओर कैसे आ गए, यहां पर ये डिस्कस करते हैं दोस्तों। आप देखते हैं कि ये जो हमारा द्वितीयक क्षेत्र था, सेकेंडरी क्षेत्र का मतलब हुआ कि हमारा ये जो द्वितीयक क्षेत्र है, यानी कि जो हमारा आप देखते हैं कि फैक्ट्री वगैरह हैं, कारखाने वगैरह हैं, इसमें आप लोग देखते हैं कि इसमें ज़रूरत के साथ हमने क्या हुआ, तेज़ी से इसको भी बदलने की शुरुआत हुई। अब हमारी फैक्ट्रियों के अंदर सामान बनकर तैयार हो गया, है ना। फैक्ट्रियां बन गई, फैक्ट्रियों के अंदर सामान बनने लगा। अब ये जो सामान बनकर तैयार हुआ, इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, एक देश से दूसरी जगह पहुंचाना है ना, एक देश से दूसरे देश पहुंचाना है, एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचाना है। क्योंकि जब सामान बनकर तैयार हो गया तो अब इसके बाद आप लोग क्या देखते हैं कि जो सामान बनकर तैयार हुआ, इसी के साथ फिर क्या हुआ, हमने मुख्य तौर पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर आप क्या कह सकते हैं कि यातायात पर काम किया। और ये जो यातायात है, आप सभी को पता है कि ये हमारे सेवा क्षेत्र से संबंधित है ना। तो शुरुआती समय में जो मानव थे, जो मनुष्य थे, हमारे पूर्वज थे, वो प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए थे। 350 साल पहले अगर हम लोग देखें तो हमने कारखानों को निर्मित किया। इन कारखानों में जब सामान बनकर तैयार हो गया तो ये जो तैयार सामान था, इनको लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने सड़कों का निर्माण किया, रेलगाड़ी का निर्माण किया, या फिर हम कह सकते हैं कि हमने अपने सेवा क्षेत्र या फिर तृतीयक क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखते हैं कि जब मुख्य तौर पर लोगों के घरों तक सामान पहुंचाना था, हमें क्या हुआ कि जो भी हमने फैक्ट्रियों के अंदर, कारखानों में सामान को बनाया, उसको लोगों तक पहुंचाना था। अब इसी के लिए हमने क्या किया, इसी के लिए हमने यातायात की मदद ली, हमने सड़कों की मदद ली, बसों की मदद ली, ट्रकों की मदद ली, और इसके जरिए क्या हुआ, सेवा क्षेत्र शुरू हुआ, हमारा तीसरा क्षेत्र बनना शुरू हुआ। और फिर आप देखते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता चला गया, फिर और प्रकार की नई नई इंडस्ट्रीज आने लगी, नए नए काम आने लगे। आज के समय में हम लोग देखें तो हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के सेवा क्षेत्र दिखते हैं। जैसे हमें दिखते हैं अकाउंटेंट लोग कौन होते हैं? अकाउंटेंट लोग वो होते हैं जो आपके खर्च को देखते हैं, आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर आप अपने पैसे को लगाकर और उसको बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं। उसी के साथ फिर आप लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर हुए, यानी कि कंप्यूटर को डेवलप करने वाले हुए हैं, ट्यूटर्स यानी कि टीचर्स हुए हैं, मैरिज प्लानर्स हुए हैं जो शादियां करा रहे हैं, है ना। शादियां कराने वाले क्या होते हैं भाई, एक प्रकार से सेवा ही तो दे रहे हैं, है ना। अब लोग क्या करते हैं भैया, मैरिज प्लानर बन गए हैं, यानी कि शादियों के अंदर अब आपको कुछ नहीं करना, पैसा दो, चिंता मुक्ति। वही लोग हर एक प्रकार का जो आपका खर्च होगा उसका ध्यान रखेंगे। तो आप देखते हैं कि कुछ इस प्रकार से चीजें की जा रही हैं। तो मनुष्य प्राथमिक क्षेत्र से जो तृतीयक क्षेत्र तक आया है या फिर जो सेवा क्षेत्र तक आया है, इसको आने में काफी लंबा समय लगा है। और आज के समय में अगर आप लोग देखें, दुनिया के हर एक देश के अंदर हमें प्राथमिक क्षेत्र भी, द्वितीयक क्षेत्र भी और तृतीयक क्षेत्र की भी उपस्थिति दिखती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र हुआ दोस्तों, है ना, यहाँ पर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अब हम लोग आप सभी के साथ ये देखेंगे कि जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, उसी के साथ साथ जो हमारा द्वितीयक क्षेत्र है और उसी के साथ साथ जो हमारा सेवा क्षेत्र है या फिर जो हमारा तृतीयक क्षेत्र है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्षेत्र का विकास हो और दूसरे का विकास ना हो। अगर ये तीनों एक साथ रहेंगे तभी किसी देश का विकास हो सकता है। और आज के समय में जो हम कोई भी सामान देखते हैं, वो सामान जब हम तक पहुंचता है तो वो इन तीनों क्षेत्रों से होकर ही आता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं कि कैसे ये सारे के सारे क्षेत्र एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, है ना। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि मान लीजिए कि भैया रोजाना खाई जाने वाली चीज है बिस्किट। अगर हमें सिर्फ रोजाना खाने वाली जो ये हमारी चीज है बिस्किट, इसको ही बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले मैदा चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, चीनी चाहिए होगी। मैदा के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें मैदा या फिर आटा चाहिए होगा। और आटा हमें कैसा मिलता है, आटा हमें गेहूं से प्राप्त होता है ना। और गेहूं कहाँ से आ जाएगा, गेहूं हमारा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हुआ। तो सबसे पहले अगर बिस्किट का ही अगर आप देखें कि हमें निर्माण करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले आटा या मैदा चाहिए होगा, जो हम खेती से प्राप्त कर रहे हैं, जो हम आपको दिख रहा है कि गेहूं से प्राप्त कर रहे हैं, है ना, जो हम क्या कर रहे हैं, जो हम कृषि से प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों कि हमारे पास मैदा हो गया या फिर गेहूं हो गया, इसको हमने खेती से प्राप्त किया। और अगर हमें क्या करना है, अगर हमें बिस्कुट बनाना है तो बिस्कुट बनाने के लिए हमें चीनी की भी जरूरत होगी। और चीनी हमें कहाँ से मिलती है, गन्ने से मिलती है, और गन्ने की भी हम लोग खेती करते हैं, है ना।
तो बिस्कुट बनाने के लिए अगर सिर्फ एक जो सिंपल सी चीज़ है उसके अंदर अगर आप लोग देखें तो हमारे तीनों क्षेत्र जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बिस्कुट बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी आटे की, आटा हमें गेहूं से मिल रहा है जो खेती से प्राप्त होता है। बिस्कुट बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी चीनी की, चीनी हमें गन्ने से मिलती है जो हम खेती से प्राप्त करते हैं। फिर आगे क्या होगा दोस्त कि अब हमारे पास कच्चा माल तो है, क्या है दोस्तों हमारे पास आप देखते हैं कि आटा भी है, उसके बाद आप लोग देखते हैं कि हमारे पास मैदा भी है, उसके बाद आप लोग देखते हैं कि हमारे पास मुख्य तौर पर चीनी भी है। फिर हम लोग क्या करेंगे भैया, इन सभी चीज़ों को हम लोग मशीनों में डालेंगे, मशीनों में डालते हैं और मशीनों में डालने के बाद आप लोग क्या देखते हैं, मशीनों में डालने के बाद जो मशीन थी वो क्या करती है, वो बिस्कुट को निर्मित कर देती है ना, कि हमारे पास मैदा भी है, चीनी भी है, इसको हम लोग फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं, है ना। सबसे पहले अब आपने खेती करी, खेती करने के बाद आपके पास मैदा है, चीनी है, आपके पास आटा है, इसको फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। और फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्त, फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए हम लोग ट्रक की मदद लेते हैं। किसकी मदद लेते हैं, हम लोग गाड़ी वाड़ी की मदद लेते हैं, यातायात की मदद लेते हैं। और ये जो यातायात है ये हमारा सेवा क्षेत्र से संबंधित। देखिए एक साधारण सी चीज बिस्कुट को बनाने में ही हमारे तीनों क्षेत्र लगे हुए हैं, है ना। और उसके साथ साथ अगर आप लोग देखें कि जब हमारी फैक्ट्री में सामान पहुंच जाता है और उसके आप देखें कि जो हमारे खेतों और कारखानों में काम करने वाले मजदूर होते हैं उनको भी रखा जाता है, यहाँ पर भी ये लोग सेवा देते हैं, है ना। फैक्ट्री में अगर सामान पहुंचता है, जो लोग वहां पर काम करते हैं, तो आप मुख्य तौर पर देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर उद्योग धंधे में लगे हुए हैं, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमने फसल को उगाया, आटे को प्राप्त किया, अनाज को प्राप्त किया और उसके बाद हमने मुख्य तौर पर इसको ट्रकों के जरिए पहुंचा दिया कहाँ पर, फैक्ट्री में मशीनों में ये डली। और मशीनों में डलने के बाद आप लोग क्या देखते हैं, मशीनों में डलने के बाद हमारा बिस्कुट क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा जो बिस्किट था वो मुख्य तौर पर आपको क्या हो जाता है, निर्मित होता हुआ दिखता है ना। तो दोस्तों हमने सबसे पहले क्या किया, बिल्कुल आसानी के साथ हमें इसे पढ़ना होगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं आने देना होगा। हमारे पास आटा था, मैदा थी, चीनी थी, है ना। हमने इसको गाड़ियों की मदद से फैक्ट्री तक पहुंचाया, फैक्ट्री में मशीनों में डाला और उसके बाद फिर हमारा ये जो बिस्कुट था ये बनकर तैयार हो गया। अब ये जो बना हुआ बिस्कुट है, ये जो इसको हम लोग क्या करेंगे, मार्केट तक पहुंचाना है, बाजारों तक पहुंचाना है। उसके लिए भी हमें यातायात की मदद चाहिए। तो सिर्फ बिस्कुट को निर्मित करने के लिए ही हमारे तीनों क्षेत्रों की हमें ज़रूरत हुई। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे आसपास मौजूद जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ अपने आसपास आप देख रहे हैं, जो भी वस्तु आप अपने आसपास देख रहे हैं, इसको बनाने में हमारे ये तीनों क्षेत्रों का कहीं ना कहीं योगदान रहा है। और ये तीनों क्षेत्र ही देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। देश के विकास के लिए आप लोग देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो आप देखेंगे इस तरीके से कि हमारे पास जितने भी सामान मौजूद होते हैं, ये सभी सामान या फिर ये जो वस्तुएं हैं, ये इन तीनों हमारे क्षेत्रों से मिलकर बनी हुई हैं। अब आपने क्या किया, आपने जो आपके बिस्कुट थे उसको बेचा। अब बेचने के बाद आप क्या करते हैं कि आपके पास पैसा आया, उस पैसे का हिसाब किताब करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अकाउंटेंट भाई साहब को रखेंगे। अकाउंटेंट क्या है, अकाउंटेंट आपको सेवा देगा और सेवा के बदले आप उसे पैसा देंगे। तो सेवा क्षेत्र यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इस उदाहरण से ये सीधे तौर पर क्या होता है दोस्तों, साबित होता है कि एक साधारण सी चीज़ बिस्कुट, जिसको हम लोग खाने के तौर पर प्रयोग में लाते हैं, ये भी निर्मित करने में हमारे तीनों के तीनों जो क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे और एक ग्राफ आपके सामने रखा गया है। आशा है कि आपको ये पूरे तौर पर दिख रहा होगा। अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, है ना, हमारे देश के विकास में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अलग अलग सेक्टरों की क्या भूमिका रही है ना, कि देश के विकास में कौन सा क्षेत्र ज्यादा योगदान दे रहा है। क्या हमें प्राथमिक क्षेत्र से ज़्यादा फायदा हो रहा है, या फिर सेवा क्षेत्र से यानी कि तृतीयक क्षेत्र से ज़्यादा फायदा हो रहा है, या फिर द्वितीयक क्षेत्र से ज़्यादा फायदा हो रहा है, इस ग्राफ की मदद से हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए दोस्तों शुरुआत कर देते हैं। तो ये जो आपका ग्राफ है ये मुख्य तौर पर आपको 2 सालों का आंकड़ा दे रहा है, 1973 से 2003, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि लगभग 30 सालों के आसपास का ये आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा है कि साल 1993 में भारत की क्या स्थिति थी, और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें ये प्रस्तुत कर रहा है कि साल 2003 के अंदर भारत की क्या स्थिति थी। ये हमें यहाँ पर ये आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास ये लगभग 30 सालों का आंकड़ा हमें दिख रहा है, और इन 30 सालों में भारत में क्या बड़े बदलाव हुए हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो इस पहले ग्राफ को अगर आप लोग देखें तो हमें क्या दिखता है दोस्तों कि साल 1993 में, है ना, साल 1993 को अगर आप लोग देखें 1973 में, यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि ये जो पर्पल कलर आपको दिख रहा है, ये जो बैंगनी कलर दिख रहा है, ये हमारा क्या है दोस्तों, बैंगनी कलर जो है ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, ये कृषि को दिखाता है, ठीक है। ये जो हमारा लाल कलर है ये हमें किसको दिखाता है, उद्योग को दिखाता है, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र को दिखाता है। और ये जो पीला कलर है ये किसको दिखाता है, ये सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीयक क्षेत्र को दिखाता है, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक।
तो अगर आप लोग ध्यान से देखें साल 1993 को अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि देश के अंदर कृषि ज़्यादा हो रही है ना। अगर आप लोग पहले 1973 के आंकड़े को देखें तो हम यहाँ पर कृषि को ज़्यादा देख रहे हैं। उद्योग धंधे जो हैं भैया वो तो और कम है, वो तो बहुत कम हमें दिख रहे हैं। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि दोस्तों देश में सेवा क्षेत्र मौजूद था। लेकिन 30 साल बाद यानी कि साल 2003 को अगर आप लोग देखें तो देश के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि कृषि बढ़ी है, उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि हमारे जो उद्योग धंधे थे वो भी बढ़े हैं, लेकिन सेवा क्षेत्र जो है वो तो बहुत ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा देश के विकास में अग्रसर है ना। देश के विकास में आप लोग देखें कि ये लगभग आपको क्या दिख पा रहा है दोस्तों कि 20,000 करोड़ के आसपास से जो पैसा है वो हमें सिर्फ सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो आप देखिए कि पहले ग्राफ के अंदर आप लोग देखें कि 30 सालों के अंदर शुरुआती समय में जो हमारी कृषि थी वो ज़्यादा हो रही थी 1973 में, और फिर जब हमने 2003 में देखा तो खेती तो बढ़ी है लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ी। आप देखें कि सिर्फ ये 5,000 करोड़ के आसपास ही टिकी हुई है। लेकिन भैया जो हमारा सेवा क्षेत्र है वो तेज़ी के साथ आप देखते हैं कि वो बढ़ता चला गया। पहले बहुत कम था और 30 सालों के अंदर आप देखें कि इसने बहुत बड़े आंकड़े को छू लिया। बहुत तेज़ी के साथ आप देखते हैं कि ये अपने आप को आगे बढ़ाता जा रहा है ना। अच्छा, तो इस पीछे ये जो हमारा आंकड़ा रहा था यहाँ पर हमने देखा कि कौन से क्षेत्र से हमें ज़्यादा पैसा प्राप्त हो रहा है। तो 2003 के आंकड़े के अंतर्गत अगर हमने देखा तो हमारे देश में हमें सबसे ज़्यादा जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो सेवा क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। यानी कि देश के अंदर लोग इस क्षेत्र में जो काम करते हैं वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं और वो देश के विकास में भी ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। जैसे आपके इंजीनियर्स हुए, टीचर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, इनकी सैलरी ज़्यादा होती है फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से, हमारे किसान भाइयों से। तो ये लोग देश के विकास में कहीं ज़्यादा योगदान आपको देते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब ये जो हमारा ग्राफ आपको यहाँ पर दिख रहा है दूसरा वाला, इसके अंदर अगर आप लोग देखें, है ना, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कितने क्षेत्र में कि कौन कौन से सालों में हमारे कितने कितने लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वही 2 साल का आंकड़ा हमारे सामने प्रस्तुत है, यानी कि 30 साल का आंकड़ा हमारे सामने प्रस्तुत है। 1973 से साल 2003 तक का आंकड़े हमें दिए गए हैं, 30 साल का आंकड़ा हमें दिया गया है। तो अगर आप लोग शुरुआती समय को देखें, 1973 के समय को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि 1973 में ये जो हमारी कृषि है ना, 1973 में ये जो हमारी कृषि है इसके अंतर्गत आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप क्या देख पा रहे हैं कि लगभग 55% जो लोग हैं, 55% जो लोग हैं वो खेती के अंदर जुड़े हुए हैं। लेकिन साल 2003 के आसपास आप लोग देखते हैं, आप देखते हैं कि इसके अंदर आंकड़ा बड़ी तेज़ी के साथ आप देखते हैं कि ये घटा है और उसी के साथ ये कम हुआ है। आप अगर हमारे द्वितीयक क्षेत्र को देखते हैं, अगर आप हमारे द्वितीयक क्षेत्र को देखें तो साल 1973 में यहाँ पर जो लोग थे वो 20% थे काम करने वाले पूरे देश में। और ऐसे ही साल 2003 में भी अगर आप लोग देखें कि इनकी जो प्रतिशत रहा वो मुख्य तौर पर 20% ही रहा, है ना। तो उद्योग धंधे के अंदर जो लगे हुए लोग हैं वो मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि एक जैसे तौर पर ही प्रस्तुत रहे। और जो हमारा सेवा क्षेत्र है दोस्तों, अगर आप लोग हमारे सेवा क्षेत्र को देखें, सेवा क्षेत्र का मतलब हुआ कि जो हमारा तृतीयक क्षेत्र है, साल 1973 में अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर देश के लगभग 35% लोग काम कर रहे थे। लेकिन साल 2003 तक आते आते अगर हम लोग देखें, साल 2003 तक आते आते हमारे देश के अंदर इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग बहुत तेज़ी के साथ आए हैं और ये देश के अंदर लगभग 55% तक बढ़ गए हैं। तो दिए गए ग्राफ से हमें ये साबित होता है, हम लोगों ने क्या देखा, दिए गए ग्राफ से हमने सबसे पहले तो ये देखा कि हमारे देश के अंदर जो कृषि है, कृषि के अंदर जो देश का विकास करने में योगदान था वो गिरा है। पहले ज़्यादा देख रहे थे हम, फिर हमने कम देखा। उद्योग धंधे जो हैं, जो साल 1973 में 20% कर रहे थे, साल 2003 में भी आपने देखा कि ये ना तो गिरा है ना ही बढ़ा है। लेकिन जो सेवा क्षेत्र है भाई, सेवा क्षेत्र आपको दिख रहा है कि 1973 में वो 35% के आसपास देश में विकास में योगदान दे रहा था। अब ये 55% आप देख रहे हैं कि ये विकास कर रहा है, जो देश के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग शामिल हैं और लोग बड़े स्तर पर यहाँ से पैसे की प्राप्ति कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोग देखें कि जो रोजगार के अवसर, आप देखिए कि ये जो हमारा मुख्य तौर पर ये जो ग्राफ हमें दिखा रहा है कि 1973 में हमारे देश के अंदर साल 1973 की बात की जाए तो उसमें जो 75% लोग हैं वो क्या थे दोस्तों, 75% लोग क्या थे, आपको दिख रहा है कि कृषि के कार्यों में लगे हुए हैं। और साल 2000 या फिर 2003 के आसपास की बात करें तो उस समय तक हमारे देश के अंदर लगभग 60% जो लोग हैं वो खेती में लगे हुए हैं सीधे तौर पर, है ना। तो अगर आज के समय में अगर हम लोग देखें, साल 2023 की बात करें,
क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो खेती करना चाहे या फिर वो किसान बनना चाहे? हमें पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर बड़ी संख्या में लोग खेती का काम करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में आप देखें कि लोग किसानी की तरफ नहीं जा रहे, वो खेती की तरफ नहीं जा रहे, वो लोग बच रहे हैं, लोग किसानी या फिर खेती की तरफ नहीं जा रहे हैं, है ना। लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें ज़्यादा पैसा नहीं बनता है, तो इसी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, या तो वो उद्योग धंधे की तरफ जाते हैं, या तो वो कारखानों में काम करते हैं, या फिर वो सेवा क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, है ना। तो देश में एक समय पर कृषि जो देश में सबसे ज़्यादा देश के विकास में योगदान दे रही थी 1973 में, 2000 तक आते आते देश के विकास में इसका योगदान कम हुआ। उसी के साथ साथ लोग जो इसके अंदर शुरुआत में बहुत ज़्यादा थे, आप देखते हैं कि धीरे धीरे लोग इसके अंदर नहीं जुड़ रहे हैं। अब कोई ज़्यादातर लोग जो हैं वो आपको दिखता है कि किसानी या फिर खेती की तरफ नहीं जा रहा है ना। अच्छा, तो ये आप देखिए कि हमारा जो देश है, प्यारा भारत देश, यहाँ पर जो कृषि का क्षेत्र रहा है वो तेज़ी से आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इसका ग्राफ या फिर इसका शेयर गिरता जा रहा है। देश के विकास में कृषि उतना बड़ा योगदान नहीं दे रहा है जितना बड़ा योगदान हमारे उद्योग धंधे या फिर हमारी सेवा क्षेत्र दे रहा है या फिर हमारा तृतीयक क्षेत्र दे रहा है। तो अगर आप लोग देखें कि दूसरे सेक्टर के अंदर, दूसरे सेक्टर का मतलब हुआ कि हमारे जो कारखाने हैं, हमारा द्वितीयक क्षेत्र है और हमारा जो तृतीयक क्षेत्र है, वहाँ पर लोगों को आसानी से काम मिल जाता है, वहाँ पर सैलरी ज़्यादा है, वहाँ पर मुनाफा ज़्यादा है, वहाँ पर लाभ ज़्यादा है। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए लोग खेती को छोड़कर क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं वो लोग। मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि कहीं ना कहीं कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं वो लोग, हमारे उद्योग धंधों की ओर, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र की ओर। उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि वो हमारे सेवा क्षेत्र की ओर जुड़े हुए हैं, है ना। तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि अच्छा एक और चीज़ जो है जो काफ़ी रोचक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि अगर आपको फैक्ट्री में काम करना है, अगर आपको फैक्ट्री में काम करना है तो आपको कुछ ना कुछ काम हुनर आना चाहिए। आप किसी काम को करने के लायक हो। अगर आपको सेवा क्षेत्र करना है, अगर आपको टीचिंग करनी है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन खेती में अगर आप लोग देखें, किसी चीज़ की ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं होती है, पढ़ाई की या फिर स्किल की। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि क्योंकि भारत में अभी भी अशिक्षित लोग हैं, तो आप देखते हैं कि जो अशिक्षित लोग हैं अगर उनको शिक्षित किया जाए तो वो उद्योग धंधों और उसी के साथ साथ आपको दिखता है कि वो सेवा क्षेत्र की ओर आ सकते हैं, है ना। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको अभी भी क्या है, आप देखते हैं कि वो खेती करने को तत्पर होते हैं या फिर मजबूर होते हैं, ठीक है। अब इन सभी आंकड़ों से हमने किन किन चीज़ों को सीखा और किन किन बातों को हमने जाना, एक एक कर उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें कि ये जो सभी आंकड़े अब तक हमने देखे, हमने ये देखा कि भारत के अंदर कृषि पर निर्भरता अभी भी बनी हुई है ना। तो अगर हम आज के समय में देखें, क्योंकि भारत की अधिकतर जनसंख्या अशिक्षित है और इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो लोग हैं वो अभी भी काम करने के लिए क्या है, खेती के अंदर ही या फिर आप देखते हैं कि कृषि या फिर प्राथमिक क्षेत्र के अंदर ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, जो लोग कृषि का काम करते हैं, जो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो किसानी करते हैं, यहाँ पर जो मिलने वाला काम है ना वो मौसम के आधार पर होता है। भैया जब जब बारिश होती है तब तब हमारे किसानों को काम मिल जाता है। जब बारिश का मौसम नहीं होता, जब फसल उगाने का मौसम नहीं होता, तो वो बेरोजगार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों, वो बेरोजगार हो जाते हैं। बेरोजगारी का मतलब कि उनके पास काम नहीं रहता। एक तो देश की बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो है वो खेती का काम कर रही है, और ये जो खेती का काम हो रहा है ना, ये भी आपको दिखता है कि जब जब फसल होती है उगाने की तभी काम होता है, जब फसल कट गई तो भैया बैठे रहते हैं, लोग बेरोजगार होते हैं, जो देश के अंदर कहीं ना कहीं क्या करता है, समस्या पैदा करता है। जब देश की बहुत बड़ी जनसंख्या सिर्फ खाली बैठी हुई है, वो फसल आने का इंतजार कर रही है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये देश के विकास में एक बहुत बड़ी, आप देखते हैं कि एक प्रकार से हमारे लिए परेशानी खड़ा करता है। अगर आप लोग देखें कि जब कोई भी देश, दुनिया का कोई भी ऐसा देश है जहां पर प्राथमिक क्षेत्र यानी कि जो कृषि क्षेत्र है और जो सेवा क्षेत्र है उसको पहुंचने में हमें देखता है कि वो देश अपने आप को विकसित कर पाता है। आप दुनिया के किसी भी समृद्धशाली देश को देखें, आप अमेरिका को देखें, ब्रिटेन को देखें, रशिया को देखें, कनाडा को देखें, जर्मनी को देखें, इन सभी देशों के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर भी किसानी की जाती है, यहाँ पर भी खेती है, यहाँ पर भी प्राथमिक क्षेत्र है। तो यहाँ पर मौजूद जो सरकारें रही हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने प्राथमिक क्षेत्र को तो मजबूत किया ही किया है, उसी के साथ साथ उन्होंने अपने सेवा क्षेत्र को भी मजबूत किया है ना। भारत के अंदर थोड़ी सी बात विचित्र रही है, विडंबना रही है कि यहाँ पर संतुलन नहीं रहा है। हमने सेवा क्षेत्र को तो ज़्यादा आगे बढ़ा दिया, मगर जो हमारी कृषि रही जिसमें ज़्यादा लोग शामिल हैं उनकी तरफ ज़्यादा विकास नहीं दिया गया, सरकारों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और ये देश के लिए कहीं ना कहीं चिंता की समस्या है, चिंता वाली बात है ना। अगर हम भारत के मामले में देखें तो दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया है कि यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में यानी कि जो हमारा
कृषि क्षेत्र है और उसी के साथ साथ उस कृषि क्षेत्र पर पूरे तौर पर आप देखते हैं कि सही प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया है और इसी वजह से हमारा देश आज के समय में भी आपको क्या दिखता है, एक कमज़ोर देश दिखता है ना। तो अगर हमारे देश के अंदर जो सरकारें हैं अगर वो ध्यान देती और वो कृषि को ही मजबूत करती और इसके अंदर सही तरीके से नई प्रकार के बीजों का प्रयोग करती, नए रोजगार को पैदा करते, तो हमारा देश भी तेज़ी से आगे बढ़ता है ना। भाई देश के अंदर आज भी लोग खेती में सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं। अगर इनको अच्छे तरीके से मदद मिले तो ये ज़्यादा उत्पादन करेंगे और ज़्यादा उत्पादन होगा तो देश की ज़्यादा फसल उगेगी, फिर हम इस फसल को बेचकर देश का विकास कर सकते हैं, जो बिल्कुल तौर पर नहीं किया गया है पिछले कई सालों में। वहीं अगर आप लोग सेकेंडरी क्षेत्र का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो आपका द्वितीयक क्षेत्र है ना, ये जो आपका द्वितीयक क्षेत्र है और उसी के साथ साथ जो आपका टर्शरी क्षेत्र, टर्शरी का मतलब क्या है हमने आपको बताया, टर्शरी का मतलब है तृतीयक क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र। इसके अंदर अगर आप लोग देखें कि पिछले 30 सालों के अंदर भैया तेजी के साथ आप देखते हैं कि जो रोजगार है वो पनपने लगा है। क्यों? क्योंकि लोगों को खेती में ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो खेती को छोड़कर आपको दिखता है कि वो प्राथमिक क्षेत्र या फिर द्वितीयक क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन परेशानी ये है कि जो आपका फैक्ट्री है या फिर जो आपको दिखता है कि आपका जो सेवा क्षेत्र है ना, सेवा क्षेत्र का मतलब कि ये जो आपका तृतीयक क्षेत्र है, यहाँ पर हमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है और हमें कुशल कामगारों की ज़रूरत होती है ना। तो जो लोग हमारे अशिक्षित हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कामगार लोग नहीं हैं, उनको आप देख रहे हैं कि इस द्वितीयक क्षेत्र में और हमारे तृतीयक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र के अंदर काम नहीं मिल पा रहा। तो ज़रूरत है कि हम लोगों को शिक्षित करें और उनको स्किलफुल बनाएं, उनको इतना योग्य बनाएं कि वो मुख्य तौर पर किसी भी क्षेत्र के अंदर सही तरीके से काम कर सकें। आगे बढ़ेंगे। अब भारत के अंदर अगर आप लोग देखें दोस्तों, हमने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र को देख लिया। देश के विकास में शुरुआत से लेकर इनकी क्या भूमिका रही थी, शुरुआत से लेकर आज के समय तक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हर एक चीज़ का निर्माण करने में ये तीनों क्षेत्रों की हमें ज़रूरत होती है, इसको हमने देखा। यहाँ से हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, भारत के अंदर हमें अलग अलग और क्षेत्र भी दिखते हैं। इनमें से एक क्षेत्र कहलाता है संगठित क्षेत्र। क्या है ये और क्या होती है इसकी कहानी, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं आपके साथ, ठीक है दोस्तों। तो संगठित क्षेत्र का मतलब होता है भैया कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर आप लोग देखते हैं कि भैया एक सिस्टम मौजूद होता है ना। देश के अंदर जो हमारी देश की सरकार है, उन्होंने लोगों से काम कराने के कानून बनाए रखे हैं कि हर एक व्यक्ति से 8 घंटे काम होगा, सप्ताह में 6 दिन ही काम होगा, संडे की छुट्टी होगी। अगर आप किसी व्यक्ति से काम करा रहे हैं तो उसको इतनी तनख्वाह तो आपको देनी ही होगी। तो देश के अंदर आप देखते हैं कि देश की सरकार ने जो कानून बना रखे हैं, ऐसी फैक्ट्रियां या फिर ऐसे आपको कारखाने दिखते हैं या फिर ऐसी फैक्ट्रियां या फिर ऐसी कंपनियां आपको दिखती हैं जहां पर आप क्या देखते हैं कि जो सरकार के द्वारा बनाए हुए कानून होते हैं ना, उनका पालन होता है। उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग संगठित क्षेत्र कहते हैं। जहां पर जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं या फिर आप देखते हैं कि मजदूर होते हैं, उनका ध्यान रखा जाता है, उनके अधिकारों का ध्यान रखा जाता है। तो हमारे देश के अंदर अधिकतर जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, हमारे देश के अंदर जो हमारे अधिकतर द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आप क्या देखेंगे, जो हमारी फैक्ट्रियां हैं वहां पर हमें क्या देखते हैं, वहां पर हम लोग हमारे संगठित क्षेत्र को देखते हैं। तो हमारा जो सेवा क्षेत्र हुआ है ना, जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हुई वहां पर, और जो हमारी सामान बनाने वाली कंपनियां होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, वहां पर हम लोग संगठित क्षेत्र को देखते हैं। यानी कि यहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, जो सरकार के बनाए कानून होते हैं, उनका पालन करते हैं। संगठित क्षेत्र क्या है ये डिस्कस कर रहे हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको बता रहे हैं। अच्छा, जो भी कंपनी संगठित क्षेत्र अपने आप को कहती है, वो सरकार के द्वारा जो बनाए गए नियम और कानून होते हैं उसका पालन करती है। इस सेक्टर के अंदर, इस प्रकार की फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनको मिलता है पीएफ। पीएफ का मतलब क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। यानी कि आपकी तनख्वाह से कुछ पैसा क्या किया जाता है, सरकार ने हर एक मजदूर का, जो भी कोई मजदूर है, जो भी कोई आपको श्रमिक दिखता है, उसके लिए सरकार ने एक फंड बनाया है कि जब आप रिटायर होंगे ना तो आप इस फंड को निकाल सकते हैं। इसमें कंपनी की तरफ से भी कुछ पैसा रखा जाता है और जो व्यक्ति कमा रहा है उसके महीने की तनख्वाह से भी कुछ पैसा जाता है। तो वो कंपनी जो पीएफ देती है ना, उसी के साथ आपको देखता है कि अपने मजदूरों को, अपने यहाँ पर काम करने वालों को मेडिकल फैसिलिटी देती है, उनका जीवन बीमा करती है, उनका इंश्योरेंस करती है, उनको छुट्टी देती है। तो ऐसे संगठन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग संगठित क्षेत्र के तौर पर जानते हैं, जहां पर देश के सरकार के द्वारा बनाए गए जो मजदूरी संबंधी नियम है उनका सही तरीके से पालन होता है, मजदूरों के अधिकार का ध्यान रखा जाता है, मेडिकल की सुविधा दी जाती है मजदूरों को और एम्प्लॉयज़ को, छुट्टी मिलती है।
तो ऐसे इस प्रकार की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको हम लोग संगठित क्षेत्र के तौर पर पुकारते हैं, है ना। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आप किसी संगठित क्षेत्र के अंदर या फिर किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जो संगठित क्षेत्र वाली है, और काम करते हुए मान लीजिए कि जो परिवार का मुखिया है भैया उसकी मृत्यु हो जाए, है ना। काम करते हुए जो परिवार का मुखिया है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में या फिर वो इस हालत में हो जाता है कि वो अब काम ना कर सके, उनका हाथ कहीं कट गया, मशीन में आ गया या फिर कोई और चीज़ हो गई, तो ऐसी स्थिति में अगर आप लोग संगठित क्षेत्र के अंदर काम कर रहे होंगे, अगर आपकी जो कंपनी है वो संगठित क्षेत्र की होगी, वो सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को मान रही होगी, तो ऐसी स्थिति में जो कंपनी होती है वो क्या करती है, परिवार के मुखिया का पूरा ध्यान रखती है ना। जो परिवार का मुखिया होगा और परिवार के मुखिया का इलाज कराया जाएगा एक, तो उसी के साथ साथ पूरे परिवार का जो ध्यान होगा, उनको हर महीने सैलरी दी जाएगी। तो संगठित क्षेत्र वाली कंपनियों में काम करने के आप देखते हैं कि ये फायदे होते हैं, है ना। तो आप देखते हैं कि जो ऐसे श्रमिक हैं या फिर जो ऐसे मजदूर हैं जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को पालन करने वाली कंपनियों में काम करते हैं, उनको बीमे की सफलता मिलती है, इंश्योरेंस हो जाता है। कोई दुर्घटना हो जाए या फिर कोई बीमारी आ जाए या फिर एक्सीडेंट हो जाए, ऐसी स्थिति में उस बीमा से फ़ायदा उठाकर, इंश्योरेंस से फ़ायदा उठाकर वो व्यक्ति के जीवन को चलाया जा सकता है ना। दोबारा से ज़िंदगी को शुरू किया जा सकता है। तो देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि जो श्रमिक संगठित क्षेत्र में लगे हुए हैं वो अपने जीवन को और अपने परिवार वालों के जीवन को बेहतर तरीके से चलाते हैं। यहाँ पर 8 घंटे ही काम होता है, संडे को छुट्टी होती है। अगर एक्स्ट्रा टाइम कराया जाता है काम तो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ना। हर चीज़ नियम के हिसाब से चलती है, अपनी मनमर्जी से नहीं होता, है ना। अपनी मर्जी से नहीं होता, जो सरकार ने नियम बनाए हुए हैं उनको ही आप देखते हैं कि लागू किया जाता है। और ऐसी फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, उनका परिवार होता है, उनका भविष्य कभी अंधकार में नहीं होता। वो हमेशा ही कानून की मदद से क्या करते हैं, अपने जीवन को बेहतर करते रहते हैं। देश में हमारे पास एक तो संगठित क्षेत्र है जहां पर कानूनों को माना जाता है, जहां पर नियमों को माना जाता है। देश के अंदर अगर आप देखें कि हमारे जो मजदूर भाई हैं, जो किसी के यहाँ मजदूरी कर रहे होते हैं, या फिर जो हमारे किसान भाई हैं जो किसी के यहाँ आपको दिखता है कि किसानी कर रहे होते हैं, जो आपको दिखता है कि रोजाना काम करने वाले हमारे दिहाड़ी मजदूर होते हैं, ये सभी जो लोग होते हैं ये संगठित क्षेत्र, ये असंगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं। असंगठित क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है ना। सरकार के द्वारा जो बनाए गए नियम और कानून होते हैं उनकी अवहेलना की जाती है, यानी कि कोई कानून और नियम को नहीं माना जाता। जैसे कोई छोटा दुकानदार हुआ, उस छोटे दुकानदार ने अपने यहाँ पर किसी व्यक्ति को काम पे रख लिया, भाई सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक काम करा रहा है, सप्ताह में 7 दिनों तक काम करा रहा है। छुट्टी मांगने जाओ तो काम की, अगर आप छुट्टी मांगने जा रहे हो तो आपको छुट्टी नहीं दे रहा, अगर आप बीमार पड़ जाओ तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, अगर आप काम करते हुए चोटिल हो जाओ तो उसका आपको कोई इलाज नहीं मिलेगा। तो असंगठित क्षेत्र मुख्य तौर पर ऐसे हमारे काम होते हैं जहां पर आप देखते हैं कि कोई सरकार के कानूनों को नहीं माना जाता। जो छोटे छोटे कारखाने होते हैं, आपने अपने आसपास के इलाकों में देखा होगा, छोटे दुकानदार होते हैं, ऐसे इलाकों ऐसे क्षेत्रों के अंदर क्या किया जाता है, जो मजदूर होते हैं उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता और मजदूरों का आप देखते हैं कि शोषण होता है, उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाता। जो लोग असंगठित क्षेत्र के अंदर काम कर रहे होते हैं वो ज़्यादा लोग अनपढ़ होते हैं, उनके पास ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं होता और उनको जो दिया जाने वाला वेतन होता है ना दोस्तों, वो भी आप क्या देखते हैं कि बहुत कम होता है। उनको मिलने वाला जो वेतन सैलरी होती है वो भी बहुत कम होती है। छुट्टी मांगने जाओगे छुट्टी नहीं देगा, हेल्थ का कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई बीमा नहीं होता। तो छोटी छोटी दुकानदारों के अंदर अगर आप देखें, जो दुकानदार होते हैं जो लोगों को रख लेते हैं, सप्ताह में 7 दिन काम कराया जाता है। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12-12 बजे तक काम कराया जाता है, दिन में 15-15 घंटे काम कराया जाता है। उसके साथ छुट्टी लेने जाओगे छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई बीमारी का आपका इंश्योरेंस नहीं होता। तो पूरे तौर पर आप देखते हैं कि इस तरीके से जो काम करने वाले लोग होते हैं उनका जीवन बहुत ज़्यादा दयनीय होता है और उनको कोई भी फैसिलिटी या फिर सुविधा पूरे तौर पर आप देखते हैं कि नहीं मिलती। हमारे देश के अंदर संगठित क्षेत्र है और असंगठित क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र भी है। एक और प्रकार का हमारे देश में एक क्षेत्र होता है जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों क्या, सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र को एक और नाम से हम लोग पुकारते हैं, इसे और क्या कहा जाता है दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर। क्या है दोस्तों, पब्लिक सेक्टर, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं कि भैया सरकारी उद्योग या फिर सरकारी कंपनियां, है ना, सरकारी कंपनी। तो हमारे देश के अंदर आप लोग देखें कि जब हमारा देश आज़ादी के बाद जब हम गुलाम थे और उसके बाद जब हमें आज़ादी मिली, तो भारत जो देश था वो बहुत ज़्यादा गरीब था और हमारे यहाँ पर ना ज़्यादा फैक्ट्रियाँ थी नहीं। हमारे देश के अंदर जब हमारा देश आज़ाद हुआ फैक्ट्रियाँ नहीं थी, लोग खेती का ही काम करते थे ज़्यादातर। तो इसीलिए देश के अंदर क्या किया गया, देश की सरकार ने खुद ही अपनी सरकारी कंपनी और सरकारी फैक्ट्रियों को लगाया और इसके अंदर क्या किया गया, इन सरकारी फैक्ट्रियों के अंदर हमने लोहे को बनाया, एल्यूमिनियम को बनाया, सीमेंट बनाने का काम किया। और आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर बहुत सी सरकारी संस्थान हैं। जैसे आप देखें कि हमारा ये जो सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
ऐसे ही आप देखते हैं कि BHEL है, ये हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है, जहां पर आप देखते हैं कि एक सरकारी कंपनी है। तो आज़ादी के समय कमज़ोर देश था भारत, संसाधन थे नहीं, तो सरकार ने अपने ही पैसे से कुछ कंपनियों को स्थापित किया और इन कंपनियों के अंदर जो भी लाभ होता है वो या जो हानि होती है वो देश की सरकार खुद ही संभालती है। और इसके बाद क्या किया कि यहाँ से बनने वाला जो हमारा लोहा था उसके ज़रिए हमने अपने विमानों को बनाना शुरू किया, बंदरगाहों को बनाया। यहीं से निकलने वाला जो हमारा लोहा और इस्पात था उससे हमने सड़कों को बनाया और अपने देश के अंदर अपने देश को मजबूत किया। तो हमारे देश में आप देखें जो हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसी के साथ आप देखें कि ऑयल इंडिया नेचुरल लिमिटेड है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, BHEL जिसे कहा जाता है, ये सभी हमारी सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आने वाली कंपनियां कहलाती हैं जिसको सरकार ने स्थापित किया है। ऐसे ही हमारे देश के अंदर एक और प्रकार की क्या होती है दोस्तों, कंपनियां हमें दिख जाती हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, या फिर इसे एक और नाम से पुकारा जाता है। इसे एक और नाम से क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं निजी क्षेत्र। क्या कहा जाता है, निजी क्षेत्र, है ना। निजी क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि भैया जब कोई एक व्यक्ति, आप क्या देखें कि जब कोई एक व्यक्ति या फिर आप लोग देखते हैं कि एक से ज़्यादा व्यक्ति, है ना, एक व्यक्ति या फिर एक से ज़्यादा व्यक्ति क्या करते हैं, एक दूसरे के एक व्यक्ति या फिर एक से ज़्यादा व्यक्ति क्या करते हैं, खुद अपने पैसे से कोई कंपनी लगाते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पर सामान को निर्मित किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग निजी क्षेत्र वाली कंपनियाँ कहते हैं। तो भारत के अंदर आपको बहुत सारी निजी कंपनियाँ, निजी क्षेत्र दिख जाएंगे जिसमें लोगों का अपना पैसा लगा होता है। जैसे हमारे देश में टाटा हुई, इन्फोसिस हुई, मारुति सुजुकी हुई, ये सभी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये हमें प्राइवेट सेक्टर या फिर निजी क्षेत्र की कंपनियां दिखती हैं। क्या आप कमेंट करके बताएंगे कि हमारे देश के अंदर और कौन कौन सी हमारी निजी क्षेत्र की कंपनियां आपको दिखती हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारे देश के अंदर और कौन कौन सी निजी क्षेत्र की कंपनियां आपको दिखती हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कि हमारे देश के अंदर अलग अलग प्रकार के क्षेत्र रहे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। हमने संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र को देखा, सरकारी क्षेत्र को देखा जिसे हम सार्वजनिक क्षेत्र भी कहते हैं, और उसी के साथ साथ आप लोगों के साथ हमने प्राइवेट क्षेत्र को देखा। भारत ऐसा देश रहा है जो जनसंख्या के मामले में बहुत बड़ा है, और भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में ना काम नहीं है लोगों के पास। जब काम नहीं है तो देश के अंदर गरीबी है, और इसी गरीबी को कम करने के लिए आप देखते हैं गरीबी उन्मूलन, यहाँ पर आप देख रहे हैं बेरोजगारी उन्मूलन लिखा है ना दोस्तों। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, उन्मूलन का मतलब होता है हटाना। हमारे देश के अंदर लोगों के पास काम नहीं है, तो ये जो बेरोजगारी है इसको कैसे हटाएं, इसके लिए क्या किया सरकार ने, मुख्य तौर पर अलग अलग योजनाओं को चालू किया है। और उन्हीं में से एक योजना है जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, जिसे हम लोग मुख्य तौर पर नरेगा कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको दोस्तों, इसको नरेगा के नाम से पुकारा जाता है। साल 2004 में इसको शुरू किया गया था। इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या था, इसको शुरू करने का जो उद्देश्य था वो ये था, है ना, शुरुआत में जब इसको शुरू किया गया था उसे नरेगा कहा जाता था, अब इसको मनरेगा कहा जाता है। पहले इसकी फुल फॉर्म थी क्या थी दोस्तों, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। अब इसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी के नाम से पुकारा जा रहा है। शुरुआत में इसको हम लोग क्या कह रहे थे, शुरुआत में इसको हम सिर्फ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी कह रहे थे, नरेगा, जिसको अब मनरेगा भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो मनरेगा है इसके अंदर क्या किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति है, क्योंकि भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है वो हमारी जो देहात के इलाके हैं, किसानी करने वाले इलाके, वहीं पर हमें दिखती है। तो ये सोचा गया कि भारत के जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जो रहने वाला व्यक्ति हो ना, ग्रामीण इलाके में जो रहने वाला व्यक्ति हो, उसे उसके घर के आसपास की क्या मिले, सरकार 100 दिन के काम की गारंटी देगी। सरकार आपको 100 दिन के काम की गारंटी देगी। नदी खुदवाई जाएगी, कुआं बनवाया जाएगा या फिर कोई और काम किया जाएगा। तो मुख्य तौर पर कोई गाँव है, उस गांव में रहने वाला आप देखें कि जितने भी परिवार हैं, हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकार 100 दिन का काम देगी ताकि जो बेरोजगारी है उसको कम किया जा सके। और गांव में जो रहने वाले लोग हैं वो अपने गांव में रहकर ही क्या कर सकते हैं, काम को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सरकार ने बेरोजगारी को कम करने की कोशिश की है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग मनरेगा के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, मनरेगा के लिए क्या होता है कि हर गाँव के अंदर देश में आपको मनरेगा अधिकारी दिखता है, उसके पास आप जाइए, अपना नाम लिखवाइए, 15 दिन के अंदर अंदर तक वो आपको काम लगवा देगा और 100 दिन तक फिर आप काम कर सकते हैं। आपको 100 दिन के काम की गारंटी सरकार देती है। चलिए, अब इस चैप्टर से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों, एक एक कर हम लोग उन सवालों को आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। तैयार हो जाइए, इस चैप्टर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको एक एक कर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिखा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर बटे हुए हैं, है ना। हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं यानी कि जो हमारी सरकारी कंपनियां हैं और जो हमारी प्राइवेट कंपनियां हैं वो किस आधार पर बटी हुई हैं, ये उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर बटी हुई। उद्यमों के स्वामित्व का मतलब हुआ कि भैया कंपनियों का मालिक कौन है ना।
हमें पता है मुख्य तौर पर क्या दोस्तों कि सार्वजनिक कंपनी में मालिक कौन होता है, सार्वजनिक कंपनी में मालिक सरकार होती है। और निजी क्षेत्र के अंदर कौन होता है मालिक दोस्तों, निजी क्षेत्र के अंदर लोग होते हैं, देश के नागरिक होते हैं, है ना। तो मालिक कौन है उसके आधार पर हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र कंपनियों को बांटा हुआ है। अगला सवाल है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक रूप से उत्पादन देश क्षेत्र की गतिविधि है ना। कि हमारे देश में 3 आप देखें कि मुख्य प्रकार के क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर जो भी चीज बनती है वो सीधे प्रकृति से बनती है ना। ऐसा कौन सा हमारा क्षेत्र है जो सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता है कि जो हमारी कृषि है ना, कृषि है या फिर जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है वो सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आपको अगर जानवरों को पालना है तो ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आएंगे। खेती बाड़ी करनी है तो ये भी प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जंगलों को आपको काटना है, फल फूल आपको प्राप्त करने हैं तो ये भी हमारे प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि किसी विशेष वर्ष में उत्पादित डैश के मूल्य के कुल योगदान को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी का क्या मतलब है, जीडीपी का मतलब होता है कि आपने एक साल के अंदर आपके देश में जितनी वस्तुएं आई बनी और जितनी सेवाएं बनी उनकी टोटल कीमत कितनी है, उनकी टोटल कितनी कीमत है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, जीडीपी के नाम से पुकारते हैं। कि हमारे देश के अंदर एक साल में हमने कितने सामानों को बनाया और उसी के साथ साथ हमने कितनी सेवाएं दी, इनका मूल्य कितना है, इनकी कीमत कितनी है, उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। अगर किसी देश के अंदर एक साल के अंदर मान लीजिए कि उत्पादन नहीं हो, सामान बनना बंद, सेवाएं देनी बंद, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस देश की जीडीपी नीचे जाने लगेगी, जैसे कोरोना के समय पे हुआ था। और अगर जितना ज्यादा वस्तुओं को हम बनाएंगे, जितना ज्यादा हम लोगों को सेवाएं देंगे तो उतनी जीडीपी बढ़ेगी। समझ में आया दोस्तों। भारत के अंदर जो हम जीडीपी का आकलन करते हैं वो हर 3-3 महीने के अंदर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी कंपनी है जो सरकारी कंपनी नहीं है ना। बहुत सिंपल सा आंसर है, आप देख भी पा रहे हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है दोस्तों ये एक सरकारी कंपनी है। भारत संचार निगम लिमिटेड ये भी आपकी एक सार्वजनिक कंपनी है। कैनरा बैंक भी आपको एक सार्वजनिक संपत्ति दिखता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है दोस्तों आप सभी को पता है कि ये एक निजी संपत्ति है, ये एक निजी कंपनी है ना, एक प्राइवेट कंपनी। सिंपल सा क्वेश्चन रहा और सिंपल सा आंसर आपने देखा। देखिए यही सवाल पेपर के अंदर आए हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगला सवाल है कि आर्थिक गतिविधियों को किन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। कि जब भी हम लोग किसी देश के अंदर लोगों के काम है, क्योंकि देश में तो अलग अलग तरीके के काम लोग करते हैं, बहुत सारे कामों को हमने देखा, तो देश के अंदर हमने मुख्य तौर पर क्या किया है, काम को 3 कैटेगरीज के अंदर बांट दिया है दोस्तों। कौन कौन से कैटेगरीज हैं एक एक कर देख लेते हैं। पहला कहलाता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र, फिर कहलाता है द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो क्या हुआ दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी बिल्कुल सही बना। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग और तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र जिसे हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आपके सामने रखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल कुछ इस तरीके से है कि इस चैप्टर में आपने देखा कि प्रत्येक क्षेत्रों को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर क्यों केंद्रित करना चाहिए, चर्चा कीजिए। देखिए ध्यान से अगर आप लोग देखें कि जीडीपी, देश की जो जीडीपी है उसमें उसका मतलब क्या होता है कि वो देश की अर्थव्यवस्था को दिखाती है। अगर आप लोग किसी देश के विकास को समझना चाहते हैं तो उस देश की जीडीपी को देखिए, यानी कि वहां पर कितनी वस्तुएं बन रही हैं एक साल में और कितनी सेवाओं को दिया जा रहा है। जब आप उसको देखते हैं तो उसके जरिए आप लोग उस देश के विकास को समझ सकते हैं, है ना। तो मुख्य तौर पर क्या है कि अगर आपको किसी देश की जीडीपी को समझना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें मुख्य तौर पर हमारे तीनों क्षेत्रों को मजबूती से आगे बढ़ाना होगा, है ना। और जब हमने क्या देखा, जब हमने अपने देश के अंदर मौजूद जो हमारे ये 3 अलग अलग क्षेत्र थे, तो हमने पाया कि हमारे यहाँ पर जो सेवा क्षेत्र है ना, वहाँ पर ज़्यादा लोग काम करने की इच्छुक हैं। वहाँ से लोगों को ज़्यादा क्या मिल रहा है, आय मिल रही है, ज़्यादा लोगों को पैसा मिल रहा है, तो लोग वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि संतुलित होना चाहिए, है ना। देश के विकास के लिए हमें तीनों प्रकार के जो हमारे क्षेत्र रहे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इसमें इक्वली तौर पर हमारे लोग शामिल हों और सब में समान तौर पर आप देखें कि हमें लाभ की प्राप्ति हो। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि साल 2005 में ये जो हमारा नरेगा या फिर जो मनरेगा था ये लागू हुआ, इसका मतलब क्या है और इसके उद्देश्य क्या थे। बहुत अच्छा सवाल आपके पेपर के संदर्भ में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम लोग देखते हैं कि साल 2005 में इसको लागू कर दिया गया था, 4 में बनकर तैयार हुआ, 5 में लागू हुआ। और इसके अंदर हर एक व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है उसको गांव में ही रहते हुए, है ना, गांव में ही रहते हुए गांव के
हर एक परिवार से एक व्यक्ति को 100 दिन का, आप क्या देखते हैं कि सरकार क्या देगी, सरकार उनको काम की गारंटी देती है। इसके जरिए गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी को कम करना और बेरोजगारी को कम करने की कोशिश की गई। और उसी के साथ साथ जो हमारे बहुत से जो ग्रामीण भाई हैं जो शहरों में काम की तलाश में आ जाते हैं, है ना, जो पलायन करते हैं, लंबे लंबे सफ़रों को तय करते हैं, आप देखते हैं कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे शहरों में जाते हैं, इन बड़े शहरों में जाते हैं छोटे शहरों से, तो ये जो पलायन होता है इससे जनसंख्या में भी डिसबैलेंस हो जाता है। इसको रोकने के लिए भी सरकार ने नरेगा को, आप देखते हैं, या फिर मनरेगा को शुरू किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इसको आप लोग देखिए, आपके पेपर में सीधा ये सवाल बनता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पूछा जा रहा है कि खुली बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है। एक अच्छा सवाल है। इसका मतलब क्या होता है कि जब किसी आदमी के पास कोई काम नहीं होता, इसे बेरोजगारी कहते हैं। सबसे पहले तो बेरोजगारी को समझ लो कि भाई एक ऐसी स्थिति है कि कोई व्यक्ति काम करना चाहे, मान लीजिए कि मैं काम करना चाहूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा, तो कहा जाएगा कि भैया ये तो बेरोजगारी में फंस गया आदमी, है ना। एक ऐसी स्थिति जब कोई आदमी काम करना चाहे मगर उसे काम ना मिले तो उसको हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, इसको देख लेते हैं। कि जब कोई आदमी काम तो कर रहा है लेकिन उसके काम करने से कोई फायदा नहीं हो रहा, उसको हम लोग प्रच्छन्न या फिर खुली बेरोजगारी कहते हैं, है ना। अब ध्यान से देखिएगा कि खुली बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। मान लीजिए कि भैया जी एक खेत है और इस खेत के अंदर आप लोग देखते हैं कि 5 लोग लगे हुए हैं। क्या है दोस्तों कि 5 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। 5 लोग यहाँ पर आपने देखा कि काम कर रहे हैं और ये 5 लोग क्या करते हैं, एक दिन में 100 किलो गेहूं काट लेते हैं, मान लीजिए, है ना। 5 लोग इस खेत के अंदर काम कर रहे हैं और ये एक दिन में 100 किलो गेहूं को काट लेते हैं। अब क्या हुआ कि हमने अगले दिन क्या किया, इसी खेत के अंदर सिर्फ 3 लोगों को रखा। हमने क्या किया, हमने अगले दिन इस खेत में सिर्फ 3 ही लोगों को भेजा और इन 3 लोगों ने भी क्या किया दोस्तों, सिर्फ 100 ही किलो गेहूं को काटा। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि ये जो 2 लोग थे ना, कि यहाँ पर ये जो 2 लोग थे, ये यहाँ पर क्या थे दोस्तों, ये यहाँ पर क्या थे, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंदर छुपे हुए थे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 लोग खेत में काम कर रहे हैं, 100 किलो गेहूं काटा। 3 लोग काम कर रहे हैं, 100 किलो गेहूं काटा। जब हमने इन 2 लोगों को हटा दिया, क्या उत्पादन पर कोई फर्क पड़ा? नहीं। तो ऐसी स्थिति जब हमने देखा तो भैया देखने से तो लग रहा है कि 5 काम कर रहे हैं और 100 किलो गेहूं काट रहे हैं। जब हमने 2 को हटा दिया, 3 लोगों ने भी उतना ही उत्पादन किया। तो ऐसी स्थिति जहां पर हमें लगता है कि लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उनकी क्षमता के अनुरूप काम नहीं हो रहा, उनको हटा देने से उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी के तौर पर जानते हैं, है ना। क्लियर हुआ। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इसको हम लोग किस नाम से पुकारे हैं कि बिल्कुल भी नहीं मिलता, उसको हम लोग क्या, खुली बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ, तो ये तो हमारी प्रच्छन्न बेरोजगारी हुई। खुली बेरोजगारी का मतलब होता है कि आप काम करना चाहें और आपको काम ना मिले। क्लियर हुआ। बेरोजगारी का मतलब कि आप काम करना चाहें, आपको काम ना मिले। दूसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी जो आपको खेतों में दिख गई कि 5 लोग 100 किलो गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, 3 लोग 100 किलो गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा। और वहीं पर जब हमने देखा खुली बेरोजगारी का मतलब होता है कि आप काम करना चाहें लेकिन कोई काम ही नहीं दे रहा, तो इसे आप लोग खुली बेरोजगारी के तौर पर पुकारते हैं। अगला सवाल आप देखिए दोस्तों, अच्छा सवाल है। पूछा जा रहा है कि संगठित क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र का मतलब जहां पर आपको बताया संगठित क्षेत्रों में जो श्रमिकों का शोषण किया जाता है, असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिकों का शोषण किया जाता है, आप इस विचार से सहमत हैं या फिर नहीं, ये आपको बताना है। अगर आप लोग देखें, असंगठित क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर लोगों का शोषण किया जाता है, उनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता, उनको दबाया जाता है। यहाँ पर काम के घंटे तय नहीं होते, सरकार के द्वारा जो बने गए आप देखते हैं कि कानून होते हैं उनका पालन यहाँ पर नहीं किया जाता है, लंबे लंबे समय तक काम किया जाता है, छुट्टी वगैरह नहीं दी जाती है और लंबे लंबे आप देखते हैं कि वर्ष तक काम कराया जाता है, बीमार हो जाने पर कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है। तो हाँ, असंगठित क्षेत्र के अंदर जो हमारे काम करने वाले मजदूर भाई होते हैं उनको आप लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा शोषित किया जाता है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की गई हैं। आप सभी को पता है कि हमारे देश के अंदर रोजगार के आधार पर हमने 2 प्रकार की अपनी आर्थिक कैटेगरी को देखा, है ना। काम के आधार पर कि लोगों को जो रोजगार मिल रहा है वो 2 प्रकार से हम देखते हैं। एक होता है संगठित क्षेत्र जहां पर कानूनों का पालन होता है, और दूसरा कौन सा होता है, असंगठित क्षेत्र जहां पर कानून और नियम का पालन हम लोग होता हुआ नहीं देखते। अब एक टेबल के जरिए हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के अंदर क्या अंतर होता है ना। इनकी तुलना हम मुख्य तौर पर करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारा प्रश्न है।
अगर आप लोग देखें संगठित क्षेत्र के अंदर, आपको पता है कि यहाँ पर सिस्टम होता है, यानी कि नियम और कानून बने होते हैं, काम के घंटे तय होते हैं, सरकार ने जो तय कर दिया उन नियमों और कानून के हिसाब से कंपनियां चलती हैं और उसी हिसाब से लोगों के जीवन का ध्यान रखा जाता है, उनको इंश्योरेंस दिया जाता है, छुट्टी दी जाती है ना, और उनका जीवन, जो कंपनियां कानून को मानती हैं वो अपने जो मजदूर होते हैं उनके जीवन को सुरक्षित रखती हैं। वहीं असंगठित क्षेत्र के अंदर जो छोटी दुकानदार, छोटे कारखाने होते हैं, वहां पर कानूनों को नहीं माना जाता, उनका उल्लंघन किया जाता है। सरकार जितना मजदूरी तय करती है उतनी मजदूरी नहीं मिलती, उससे कम मिलती है, बहुत लंबे लंबे समय तक काम कराया जाता है, सुरक्षा यहाँ पर नहीं मिलती है, आज काम है कल आपको काम से निकाल दें, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता किसी को। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि नौकरी लोगों की यहाँ पर सुरक्षित नहीं होती है, और अगर कोई बीमार हो जाए, इलाज कराना चाहो तो आपका जो मालिक होगा, आपका जो काम देने वाला होगा, वो भी आपको पूरे तौर पर आपका ध्यान नहीं रखेगा। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे किस चीज़ का, कि भारत में सेवा क्षेत्र 2 विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है, ये कौन से लोग हैं। अगर आप लोग हमारे देश के अंदर देखें कि जो हमारा तृतीयक क्षेत्र है दोस्तों, हमारे देश के अंदर ये जो हमारा तृतीयक क्षेत्र है, या फिर जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, आप यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे देश के अंदर हुनरमंद, जो लोग टैलेंटेड लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको आपको क्या दिखता है कि उनको तैयार करता है। सेवा क्षेत्र के अंदर ज़्यादातर वो लोग शामिल होते हैं जो शिक्षित हैं, जो योग्य हैं, वो उन लोगों को तैयार करता है। और यहाँ पर जो काम किया जाता है वो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि मानसिक क्रियाएं होती हैं। डॉक्टर मेंटली अपने मानसिक काम करता है, टीचर मानसिक तौर पर काम करता है, इंजीनियर आपको दिखता है कि शारीरिक काम नहीं करता, यहाँ पर मानसिक क्षमताओं का ज़्यादा प्रयोग आप देखते हैं कि किया जाता है। और इसी के साथ साथ आप देखें कि जो एक ठेले का जो मालिक है वो किसी प्रकाशक के यहाँ कागज़ पहुँचाता है, तो ये एक नियमित श्रमिक होता है ना। तो मुख्य तौर पर जो सेवा क्षेत्र के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं वो आपको क्या दिखता है कि ये लोग ज़्यादातर जो होते हैं ये टैलेंटेड होते हैं, शिक्षित होते हैं, और उसी के साथ साथ ये मानसिक जो दिमाग वाले आपको दिखते हैं कि काम होते हैं वो करते हैं, और नियमित श्रमिक होते हैं। नियमित श्रमिक का मतलब कि इनको अगर एक बार काम मिलता है तो फिर ये लगातार उस काम को उस कंपनी के साथ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने आप सभी के साथ मुख्य तौर पर क्या किया, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु रहे थे, सवाल रहे थे, उनको आप सभी के साथ डिस्कस किया। और ये जो चैप्टर आपका रहा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये क्या है, ये किस तरीके से जुड़े हुए हैं, असंगठित संगठित क्षेत्र क्या है, सार्वजनिक पब्लिक, पूरी की कहानी को हमने आपके सामने रखा। आशा है दोस्तों कि आपको हमारी आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। अब आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट क्लास में, और उस नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको क्या करना होगा, आपको टॉपिक बता देना होगा, सर कौन सा चैप्टर करें। अभी हमारे बहुत से चैप्टर रहते हैं, हिस्ट्री के भी, ज्योग्राफी के भी, इकोनॉमिक्स के भी बहुत से चैप्टर्स हैं, है ना, पॉलिटिकल साइंस के भी हैं। तो आप बताइए कि आप किस चैप्टर को कराना चाहते हैं। जिस भी चैप्टर की होगी सबसे ज़्यादा डिमांड और जो आपके एग्जाम के संबंध में होगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, उसको हम लोग आप सभी के साथ करेंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।